क्या सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ जजेस की स्ट्रेंथ इंक्रीज करने से नंबर ऑफ केसेस की जो पेंडेंसी है वो कम हो जाएगी? सवाल ये नहीं है कि पेंडेंसी ऑफ केसेस सिर्फ जजेस की वैकेंसी की वजह से है या नंबर की वजह से है। सवाल ये भी है कि क्या जो हमारे देश में पेंडेंसी ऑफ केसेस है उसका पैरामीटर जुडिशियल डिले पे कितना ज्यादा आता है? क्या जुडिशियल डिले का सिर्फ यही एक रीजन है कि जजेस की कमी है, या जुडिशियल डिले का और भी कुछ सारे रीजंस हैं, और किस तरह से हम इस चीज को रिफॉर्म कर सकते हैं? मेरा नाम है अनुज शर्मा और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सारी चीजों को डिकोड करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बेसिक न्यूज क्या है। बेसिक न्यूज ये चल रही है कि जजेस की जो स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में फ्रॉम 34 टू 38। ये ऑर्डिनेंस लेके भारत सरकार आई, अब ये पास हो गया तो 4 जजेस के नंबर जो है वो बढ़ गया, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। पर क्या इससे हर चीज का सोल्यूशन मिल जाएगा? क्या जो पेंडेंसी का मुद्दा है वो रिजॉल्व हो जाएगा? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत में कितने सारे केसेस जो हैं वो पेंडिंग है और उनके रीजंस क्या है और इसको रिफॉर्म करने का बेसिक मैकेनिज्म क्या है। तो भारत में 5.5 करोड़ केसेस का एक केस लोड आता है। तो अगर उसमें देखें तो सबसे पहला लेयर जो होता है दैट इज द लेयर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट केसेस। अब डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में अगर देखा जाए तो अराउंड 4.9 करोड़ केसेस जो हैं वो पेंडिंग है इस रीजन में। अब सबसे ज्यादा पेंडेंसी यहीं पे है और सबसे ज्यादा पेंडेंसी यहां होने का सबसे वैलिड रीजन क्या है? क्योंकि सबसे पहले केसेस जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में ही जाते हैं। अब वहां से केस निकल के जाते हैं हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट में आपके पास 64 लाख के आसपास केसेस जो हैं वो पेंडिंग है। और यहां से केस निकल जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में जहां पे आपके पास अराउंड 92,000 केसेस जो रीसेंट डाटा है उसके अकॉर्डिंग ये पेंडिंग है। तो आप हिसाब लगाओ कि भारत में इतने बड़े देश में इतने सारे जुडिशियल मैकेनिज्म है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट से इतने सारे डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं और उसके बावजूद भी 5.5 करोड़ के आसपास के केसेस जो हैं वो ये एक पेंडिंग मैकेनिज्म के साथ चल रहे हैं। अब अगर हम इसमें देखें कि कितना डिले होता है, ये डिले ऐसा नहीं है कि साल का 1.5 साल का डिले है। आपने अक्सर ये स्टेटमेंट सुनी होगी कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अब इसके बावजूद भी अगर आप देखते तो एक साल 1.5 साल का डिले नहीं है, ये डिले बहुत बड़ा है, डिले बहुत ज्यादा ह्यूज है। अब इस डिले में अगर हम ह्यूज डिले में देखते हैं तो 5 साल से ज्यादा का जो डिले है 45% ऑफ हाई कोर्ट केसेस एंड 30% ऑफ सबऑर्डिनेट केसेस में 5 साल से ज्यादा का डिले है। 15.4 लाख हाई कोर्ट केसेस एंड 49.7 लाख डिस्ट्रिक्ट कोर्ट केसेस में 10 साल के ज्यादा डिले है। अब सबसे एस्टॉनिशिंग बात क्या है कि 30 साल से ज्यादा का डिले भी चल रहा है, कि 1 लाख के आसपास ऐसे केसेस हैं जो 30 साल से 3 डेकेड से पेंडिंग हैं। आप हिसाब लगाओ कि कई बार तो हमारे देश में यह भी देखने को मिलता है कि आदमी मर चुका है और उसका मरने के बाद केस जो है वो क्लोज हो रहा है। तो 30 साल तक केस जो हैं वो भारत जैसे देश में पेंडिंग चलते हैं। अब इसका इंपैक्ट सिर्फ और सिर्फ इस चीज के ऊपर नहीं आता है कि डिले, इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट भी है, इसका ह्यूमन कैपिटल इंपैक्ट भी है। अगर आप इकोनॉमिक टोल की बात करते हो तो 20% ऑफ ऑल पेंडिंग केसेस इन्वॉल्व लैंड एंड प्रॉपर्टी, प्रोलॉन्ग डिलेज फ्रीज एसेट्स की आप लैंड एंड प्रॉपर्टी के केसेस हैं। अब सर आप हिसाब लगाओ कि किसी की लैंड का केस है, किसी प्रॉपर्टी का केस है, किसी की जमीन का केस है, जो उसका आमदनी का तरीका है या उसकी फैमिली प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर इंपैक्ट आता है। तो जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट जो है वो उस आदमी की फैमिली इनकम पे आता है, उस आदमी की रेगुलर इनकम पे आता है और लार्जली देश की जीडीपी के ऊपर भी आता है। तो जिसकी वजह से ये कहा गया कि यार इसका कॉस्ट जो है इंडिया को एस्टिमेटेड 2% ऑफ एनुअल जीडीपी पड़ता है। और उसके बाद अगर आप अंडर ट्रायल्स देखो, अब ये भारत का जब भी आप जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात करते हो, क्रिमिनल रिफॉर्म सिस्टम की बात करते हो, प्रिजन रिफॉर्म की बात करते हो, तो ये मैकेनिज्म बार बार निकल के आता है कि अंडर ट्रायल्स। तो 70% ऑफ सबऑर्डिनेट केसेस जो हैं उसमें क्रिमिनल केसेस हैं, राइट। सॉरी, डिले का मतलब क्या है कि जो आदमी अंडर ट्रायल है वो अपनी पोटेंशियल पनिशमेंट से तो मैक्सिमम पनिशमेंट अचीव कर चुका है कि अब किसी आदमी को पकड़ा गया, अब गरीब आदमी है, वो कोई ज्यादा बड़े वकील भी अफोर्ड नहीं कर सकता, वो केस में जेल में है, अंडर ट्रायल है। और जब वो अंडर ट्रायल है तो उस अंडर ट्रायल में उसको 5-6 साल से वो जेल में बैठा हुआ है, और इतने सालों से जेल में बैठा हुआ है तो उसकी जिस केस में वो जेल में था उसकी मैक्सिमम सजा 6 साल थी, वो 5-5 10-10 साल एज एन अंडर ट्रायल ही बैठा हुआ है। तो मतलब जो उसको पनिशमेंट मिल सकती थी उससे ज्यादा पनिशमेंट एज एन अंडर ट्रायल ही वो काट चुका है। तो एज एन अंडर ट्रायल उसके ऊपर क्या बीता है, तो क्रिमिनल रिफॉर्म सिस्टम किस तरह से फंक्शन करता है, राइट। उसके बाद हम देखते हैं कि 3 टीयर का ब्रेकडाउन देखते हैं कि सबसे पहले तो क्या है कि डिलेस क्यों है। सबसे पहला उसमें आता है ह्यूमन कैपिटल या फिर पर्सनल डेफिसिट। 15 जजेस पर मिलियन है भारत में एज ऑफ नाउ, राइट। रिकमेंडेड क्या है 50 जजेस पर मिलियन। तो अभी हमारे देश में पर मिलियन पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग मात्र 15 जज हैं। दूसरा आता है ऑपरेशनल कैपेसिटी। ऑपरेशनल कैपेसिटी मतलब क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि कोर्ट्स डिजिटल जाएं, ई कोर्ट्स हो, कोर्ट्स की एक्सेसिबिलिटी ज्यादा हो, कोर्ट्स में अवेयरनेस ज्यादा हो, तो उसके लिए आपको टेक्निकल इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए आपको प्रॉपर लॉजिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है, वो भी मिसिंग है। तीसरा आता है सिस्टम एंड फ्रिक्शन, प्रोसीजरल इनएफिशिएंसी जिसको बोलते हैं। मतलब क्या है कि अगर आप केस फ्लो देखते हो
एडजर्नमेंट्स देखते हो कि तारीख पे तारीख, सनी देओल का जो डायलॉग है, ये इसी चीज की बात हो रही है कि यार आपके सामने वकील साहब आते हैं, वकील बोलते हैं मुझे तारीख चाहिए, जज साहब तारीख दे देते हैं। अब बहुत सारे लोगों ने बोला है कि इसमें पुलिस एडवोकेट जज नेक्सस भी होता है, कि किस तरह से जो डिले हैं केसेस में इंक्लूड किए जाते हैं, कि पुलिस वाले भी चार्जशीट फाइल नहीं करते हैं और वकील साहब भी उनको कहते हैं कि सर तारीख ले लेंगे, कोई बात नहीं, आप चार्जशीट मत फाइल करो। तो इससे क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव फैलेसी होती है। अब इसमें जज साहब को भी धोखे में रखा जाता है, जज साहब के साथ भी नाइंसाफी होती है। जज साहब कहते हैं कि कहां है गवाह, कहां है केस, वो कहते सर हमें नेक्स्ट तारीख दे दो। अब जज साहब ये भी नहीं कर सकते कि जबरदस्ती जस्टिस प्रोवाइड करें, जज साहब को भी एविडेंस चाहिए। बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि जज साहब डेडलाइन देते हैं कि यार अगर अगली हियरिंग पे ना हुआ तो हम एक्शन लेंगे। अब ये पहले भी किया जा सकता था, क्यों नहीं कर पाते जज साहब? क्योंकि वकील के पास, पुलिस के पास भी एक प्रॉपर नेचुरल जस्टिस का राइट है, तो जज साहब भी इन्फोर्स नहीं कर सकते। इसकी वजह से प्रोसीजरल इनएफिशिएंसी जो है वो हमारे सिस्टम में फिट इन करती है। अब जो रिसेंट में आपको डाटा बता रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में स्ट्रेंथ जो है उसको 34 से 38 कर दिया गया। एज ऑफ नाउ तो 34 जजेस हैं, उन 34 में से भी 33 वर्किंग स्ट्रेंथ है, एक वैकेंसी है, अब बढ़ाए जाएंगे। हाई कोर्ट्स में 1122 जजेस की टोटल स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ कितनी है 792, वैकेंसी कितनी है 330। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में वैकेंसी कितनी है अराउंड 4800। तो आप हिसाब लगाओ कि इतने बड़े देश में जहां ऑलरेडी इतने सारे केसेस में डिले है, उसके बावजूद भी हमारे देश में एज ऑफ नाउ इतने सारे वैकेंसी ऑफ जजेस हैं। क्यों नहीं सरकार जजेस की वैकेंसी को फुलफिल कर रही? क्यों नहीं सरकार फटाफट अपॉइंटमेंट करती सो दैट देयर इज नो डिले इन द फंक्शनिंग ऑफ द केसेस? अब आप हिसाब लगाओ कि सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या आता है। सबसे बड़ा इंपैक्ट आता है डिस्ट्रिक्ट जजेस की मिसिंग होने पे, कि 4800 के आसपास वैकेंसीज हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में। अब एक जज ऑन एन एवरेज 2200 केस सुनेगा, तो एक जज अगर 2200 केस सुन रहा है तो मतलब ऑटोमेटिकली 1 करोड़ के आसपास केस वो सुनेगा साल में। अब वो जजेस मिसिंग है, जिसकी वजह से क्या होता है, बर्डन जो है वो बाकी जजेस के ऊपर जाता है। अब बाकी जजेस अपना केस भी सुन रहे हैं, वो जो मिसिंग जजेस हैं उनका केस भी सुन रहे हैं, जिसकी वजह से केसेस जो हैं वो पाइल अप होते जाते हैं और जस्टिस जो है वो डिनाई होता है और वो डिले होता है, राइट। अब इसके लिए क्या करने की जरूरत है कि डिसेंट्रलाइज डिसफंक्शन है, क्योंकि प्रॉब्लम है कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस कैसे होगी। अब अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस करने के लिए हाई कोर्ट से और स्टेट की सर्विसेज बोर्ड की रिस्पांसिबिलिटी होती है, वो डिले करते हैं। फिर टाइमलाइन वायलेशंस कि किस तरह से आपने इंप्लीमेंट करना है, और फिर साथ ही साथ जो है अगर हम आगे देखें इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट की हम बात कर रहे थे कि जजेस आर फोर्स्ड टू वर्क विदाउट स्टेनोग्राफिकल सपोर्ट। अब हिसाब लगाओ जज साहब के साथ पास टीम नहीं है, 14.7% नेशनल शॉर्टफॉल है बेसिक कोर्ट हॉल्स में। उसके बाद डिजिटल आर्किटेक्चर, मैंने ई कोर्ट्स की आपको एग्जांपल दी, राइट। अब इसके लिए अगर आप देखते हो कि प्रोसीजरल ग्रिडलॉक की किस तरह से प्रॉब्लम आती है, चोक पॉइंट्स क्या क्या है, समन एंड सर्विसेज कि यार समन रिसीव करने हैं, समन सेंड करने हैं, स्टेट एज लिटिगेंट। अब जितने बड़े केसेस होते हैं, क्रिमिनल केस होते हैं, उसमें स्टेट ऑटोमेटिक लिटिगेंट है। 50% ज्यादा पेंडिंग केसेस वही है जहां पे स्टेट लिटिगेंट है। विटनेस फ्रिक्शन कि डिलेड आई विटनेसेस होते हैं, उसके बाद आई विटनेस अपनी बयान बदल लेते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। और लास्ट में एडजर्नमेंट कल्चर कि बार बार वो तारीख पे तारीख वाला जो डिले है। अब इस साइकिल से हमें छुटकारा कैसे मिलेगा? इस साइकिल से छुटकारा मिलने के लिए हमें क्या करना है कि जो जुडिशियल पैरालिसिस है, इस जुडिशियल पैरालिसिस से हमें हटाना है। अब जुडिशियल पैरालिसिस क्या है कि हाई वैकेंसीज हैं, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से ओवरबर्डन जजेस हैं, उसकी वजह से प्रोसीजरल ग्रिडलॉक या फ्रीक्वेंट एडजर्नमेंट्स होती हैं, उसकी वजह से माउंटिंग बैलेंसिंग एंड आपका डेडलॉक होता है। तो ये एक साइकिल बन चुका है, इस साइकिल से हमें अपने आप को छुटकारा दिलवाना है, राइट। अब इसके लिए क्या हमें रिफॉर्म करने की जरूरत है? तो मेजर 3 रिफॉर्म्स की इसमें से बात होती है। सबसे पहला रिफॉर्म तो क्या है, पर्सोनल एनफोर्समेंट। जब हम पर्सोनल एनफोर्समेंट के रिफॉर्म की बात करते हैं कि ज्यादा नंबर ऑफ जजेस को हमें अपॉइंट करने की जरूरत है, पर्सोनल्स को हमें इंप्रूव करने की जरूरत है। फिर हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टैक्स सपोर्ट कि इंफ्रास्ट्रक्चर और टैक्स सपोर्ट होगी प्रॉपर। जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर और टैक्स सपोर्ट होगी, उसके बेसिस के ऊपर जजेस की इंप्लॉयमेंट भी, जजेस के साथ जो हेल्प है वो इंक्रीज हो जाएगी। लास्ट है प्रोसीजरल टायरेज कि आप फास्ट ट्रैक प्रोसीजर करो, कि जैसे हमारे देश में एक ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है। अगर आपको लगता है कि कोई केस जो है वो वैलिड नहीं है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि जजेस के सामने जाए, आप उसको एडीआर के मैकेनिज्म के थ्रू भी रूट कर सकते हैं। लोगों को इसमें हमें और जानकारी देने की आवश्यकता है कि एडीआर का मैकेनिज्म क्या होता है, राइट। अगर एडीआर के मैकेनिज्म के प्रति लोग ज्यादा जाएंगे तो उससे हमारे देश के भी जुडिशियल सिस्टम में और ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। ठीक है जी, अब देखते हैं आगे। अब सबसे पहले तो स्ट्रक्चरिंग ह्यूमन कैपिटल। स्ट्रक्चरिंग ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या है कि आप एक तरह से ये डिसाइड कर लो कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कि टाइम बाउंड रूल होना चाहिए आपकी ज्वाइनिंग में। 31 मार्च से लेके आप ज्वाइनिंग शुरुआत कराओ, जो प्रोसीजर है 31 अक्टूबर तक खत्म करो। दूसरा, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की स्टार्टिंग, ये नीति आयोग की रिपोर्ट में भी आया था।
टारगेटेड वॉर रूम्स, कि फटाफट उनके केसेस को सॉल्व करो और केसेस को इंप्रूव करने की कोशिश करो। फिर एडीआर का मैंने आपको पहले बता दिया कि यार एडीआर की तरफ आप लोगों को मूव कर सकते हो। और तीसरा आता है आपका डिजिटल इंटीग्रेशन, कि मतलब आप डिजिटल इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि किस तरह से आप इंटीग्रेट कर सकते हो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को। अब तो एआई आ गया है, एआई को इंटीग्रेट कर सकते हो और किस तरह से आप फटाफट केसेस को सॉल्व कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम सारे समझा कि जुडिशियल पेंडेंसी के रीजन क्या है। अब नंबर ऑफ स्ट्रेंथ इंक्रीज करना सिर्फ सोल्यूशन नहीं है, उसके आसपास बहुत सारी और चीजें हैं जिसको हमें सही से मैनूवर करके जस्टिस को लोगों को इंश्योर करना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है अनुज शर्मा। अब मिलते हैं हम अगले हफ्ते एक और नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को। Until then, thank you, all the best.